बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 5 जो है उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। स्टूडेंट्स, एज़ यू नो, जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो हमने पिछले लेक्चर्स में कर लिए हैं। आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जो कि लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। प्लॉट्स ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ऑफ 4 लिक्विड्स आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको फिगर दी गई है। इस फिगर में उन्होंने आपको 4 लिक्विड्स जो हैं वो दिए हैं। 4 लिक्विड्स के बारे में बताया है कि उनका वेपर प्रेशर कितना है और उनका टेम्परेचर कितना है। यहाँ पे ये लिक्विड्स के नेम थोड़े से क्लियर नहीं हो रहे, तो अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा देखूँ तो ये क्लोरोफॉर्म है, उसके बाद एथेनॉल है, वाटर है, और उसके बाद लास्ट वन हमारे पास है एथोनिक एसिड है। यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा। अगर आप बुक का पेज नंबर 103 ओपन करें तो वहाँ पे आपको ये क्लियरली नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 लिक्विड्स दिए गए हैं, उनका टेम्परेचर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है और ये इधर वेपर प्रेशर लिखा हुआ है। ये हमारे पास ग्राफ है। इसको देख के हमने इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। इसमें ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी डी ई और इसी तरह से एफ पार्ट भी है। ए पार्ट है, फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईच लिक्विड व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ 1 एटमॉस्फेयर। के 1 एटमॉस्फेयर पे आपने हर लिक्विड के बताना है कि बॉइलिंग पॉइंट कौन सा है। एट 1 एटमॉस्फेयर किसके इक्वल होता है? 101.325 किलो पास्कल के, जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा 101.3 किलो पास्कल्स। तो ये 1 एटमॉस्फेयर के ही इक्वल होता है। तो आपने ये बताना है कि कहाँ पे जाके जो ये ग्राफ जो है वो एंड कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ से हम उसका बॉइलिंग पॉइंट ले रहे हैं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट हम कैसे लेंगे, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर दिया गया है इससे। इसके बाद बी पार्ट है, एट व्हाट टेम्परेचर एथेनॉल विल बॉयल व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ 51 किलो पास्कल। उन्होंने कहा है कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर चाहिए होगा एथेनॉल को बॉयल होने के लिए जब उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 51 किलो पास्कल होगा। यहाँ पे जो ग्राफ में आपको दिया गया है एथेनॉल का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे दिया गया है 101.3 किलो पास्कल्स दिया गया है। तो अगर यहाँ पे 51 किलो पास्कल हो तो तब उसको कितना टेम्परेचर रिक्वायर होगा बॉयल होने के लिए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, हाउ कैन यू मेक वाटर टू बॉयल एट 80 सेल्सियस स्केल। वैसे नॉर्मली 100 सेल्सियस स्केल पे वाटर बॉयल होता है। आप बताएं कि 80 सेल्सियस स्केल पे कैसे बॉयल होगा। डी पार्ट इज, एट व्हाट टेम्परेचर क्लोरोफॉर्म विल बॉयल व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर इज़ 50 किलो पास्कल। कि अगर क्लोरोफॉर्म जो है वो हमने बॉयल करनी है, एक्सटर्नल प्रेशर 50 किलो पास्कल का रख के, तो उसे कितना टेम्परेचर जो है वो चाहिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू बॉयल क्लोरोफॉर्म एट 0 सेल्सियस स्केल। क्या आप क्लोरोफॉर्म को 0 सेल्सियस स्केल पे बॉयल कर सकेंगे? वैसे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोरोफॉर्म जो है वो बॉयल हो रहा है 60 सेल्सियस स्केल पे, क्योंकि टेम्परेचर 60 सेल्सियस में दिया गया है इसलिए। तो आप बताएं कि 0 सेल्सियस में हो सकता है बॉयल। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इनके आंसर्स जो हैं वो ग्राफ को सामने रख के करवाऊंगी, ताकि आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं वो जो हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। अब चलते हैं इनके आंसर्स की तरफ। इनके आंसर्स जानने से पहले जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। लेट्स स्टार्ट टू मेक इट ईजी। स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईच लिक्विड व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो हर लिक्विड का आपने बताना है। आपने एक चार्ट ड्रा करना है। एक साइड पे अपने लिक्विड्स लिखने हैं और एक साइड पे अपने बॉइलिंग पॉइंट लिखने हैं। सबसे पहला हमारे पास क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म हम देखते हैं कब कौन सा इसका पॉइंट है, जब ये बॉयल होगा 101.3 किलो पास्कल पे। हम यहाँ पे इस ग्राफ को फॉलो करते हैं और देखते हैं यहाँ पे जाके ये पॉइंट हो रहा है, और इसके नीचे हम जाते जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 60 लिखा हुआ है, ठीक है। हम ग्राफ में जो इसकी वैल्यू पुट आउट करेंगे वो 60 होगी। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे देखें तो इस तरह से आपने एक साइड पे लिक्विड्स लिखना है और एक साइड पे बॉइलिंग पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट क्या आया था? 60 सेल्सियस स्केल। हमने अपने से नहीं लिखा, हमने ग्राफ से देख के इनको लिखा है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास एथेनॉल है। एथेनॉल को अगर हम देखें, यहाँ पे ग्राफ को फॉलो करते हुए जाते हैं तो ये यहाँ पे जाके एंड हो रहा है। अगर इसकी लाइन पे हम नीचे आएँ तो हमें पता चलेगा कि एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? 80 सेल्सियस स्केल, ठीक है। ये भी हमने यहाँ पे पुट आउट कर लिया है।
इसके बाद हमारे पास वाटर है। वाटर का हम ग्राफ फॉलो करते हुए जाएं तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं एंड हो रहा है, तो यहाँ पे हम नीचे आते जाएंगे तो यहाँ पे 100 सेल्सियस स्केल है, ये भी हम इसी तरह ग्राफ में लिख लेंगे। और लास्ट में हमारे पास एथेनोइक एसिड है, एथेनोइक एसिड का भी देखें ग्राफ, तो यहाँ पे आपको नीचे आप यहाँ पे आके देखेंगे तो इसका टेम्परेचर 120 और सेल्सियस स्केल हम लिखेंगे क्योंकि हमें टेम्परेचर सेल्सियस में दिया गया है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने चार्ट जो है वो इसका ड्रा कर लेना है। सो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट ए। Now part B is at what temperature ethanol will boil when the atmospheric pressure is 51 kilopascal। वैसे तो 101.3 किलो पास्कल पे यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एथेनॉल को जो है हमने बॉयल किया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर हम 51 किलो पास्कल जो है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो प्रोवाइड कर दें तो आप बताएं उसको कितना टेम्परेचर रिक्वायर होगा या कितना टेम्परेचर चाहिए होगा उसको बॉयल होने के लिए। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर थोड़ा सा ट्रिकी है। सबसे पहले हमने ये बताना है कि यहाँ पे ग्राफ में हमें कितना दिया गया है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट के 101.3 किलो पास्कल पे अगर हम एथेनॉल को बॉयल करें तो 80 सेल्सियस स्केल जो कि हमें ग्राफ में दिया गया है। अब हमने खुद से बताना है कि अगर 1 किलो पास्कल जो है वो बॉइलिंग पॉइंट होगा एथेनॉल का, तो वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो 80 को डिवाइड कर देंगे 101.3 के साथ। उसके बाद हमने बताना है कि 51 किलो पास्कल जो कि हमारा मेन टारगेटेड क्वेश्चन है, 51 किलो पास्कल अगर बॉइलिंग पॉइंट है एथेनॉल का, तो उसको फाइंड करने के लिए हमने ये वैल्यू सेम लिखनी है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 51 के साथ। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा 40.3 सेल्सियस स्केल। सो कंप्लीट आंसर होगा कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 51 किलो पास्कल होगा तो एथेनॉल जो होगा बॉयल होगा 40.3 सेल्सियस स्केल के टेम्परेचर पे। सो दिस इज योर आंसर। Students, question number C is how can you make water to boil at 80 सेल्सियस स्केल। कि नॉर्मली जो है आपने यहाँ ग्राफ में देखा कि 100 सेल्सियस स्केल पे वाटर बॉयल हो रहा है, वैसे भी वाटर 100 सेल्सियस स्केल पे ही बॉयल होता है, तो क्या आप इसको 80 सेल्सियस स्केल पे बॉयल करवा सकते हैं। Water boils at 100 सेल्सियस स्केल व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ 760 mmHg। अगर जो है वो इतना 760 mmHg जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो वाटर 100 सेल्सियस स्केल पे बॉयल होगा। अब वाटर जो है हमने देखना है 1 सेल्सियस स्केल पे कितना एटमॉस्फेयर उसे रिक्वायर होगा, तो हम 760 को डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, तो हमें वाटर बॉयल्स एट 80 सेल्सियस स्केल व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 760 डिवाइडेड बाय 100। सो अब हमने क्या करना है, इसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 80 के साथ, ठीक है, जो हमारे पास टारगेटेड नंबर है यहाँ पे। सो 80 को हम जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 608 आंसर आ जाएगा mmHg। सो हमें पता चल जाएगा कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 608 mmHg होगा तो वाटर जो होगा बॉयल हो जाएगा 80 सेल्सियस स्केल पे। सो इसका आंसर होगा yes we can make water to boil at 80 सेल्सियस स्केल when atmospheric pressure is 608 mmHg, water boils at 80 Celsius scale. Students, part number D is at what temperature chloroform will boil when the external pressure is 50 kilopascal। यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का बताया है कि 101.3 किलो पास्कल पे बॉयल होता है, ठीक है। सो पूछ रहे हैं कि अगर हम लोग 50 किलो पास्कल पे इसका जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर रखें तो आपने बताना है कितना टेम्परेचर जो होगा वो इसे चाहिए होगा क्लोरोफॉर्म को बॉयल करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो वैल्यू लिखेंगे जो कि हमें फिगर में दी गई थी कि 101.3 किलो पास्कल पे अगर हम क्लोरोफॉर्म को बॉयल करेंगे तो 60 सेल्सियस स्केल पे जो है वो इसके टेम्परेचर रिक्वायर होगा। अब 1 किलो पास्कल को लेंगे कि 1 किलो पास्कल पे बॉइलिंग पॉइंट क्लोरोफॉर्म का कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। 60 को हम डिवाइड कर देंगे 101.3 सेल्सियस स्केल के साथ, और चूँकि हमें यहाँ से 50 किलो पास्कल से फाइंड करना था तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50 के साथ। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 29.62 सेल्सियस स्केल। सो हम इसका आंसर लिखेंगे व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज 50 किलो पास्कल क्लोरोफॉर्म बॉयल्स एट 29.62 सेल्सियस स्केल। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हम इसका ई पार्ट है कैन यू बॉयल क्लोरोफॉर्म एट 0 सेल्सियस स्केल। सो अब हमें ये बताना है कि क्लोरोफॉर्म को क्या हम 0 सेल्सियस स्केल पे बॉयल कर सकते हैं। तो इसका आंसर है येस वी कैन बॉयल क्लोरोफॉर्म एट 0 सेल्सियस स्केल, बट हाउ यू हैव टू टेल दिस, ये भी आपको बताना होगा कि किस तरह से बॉयल करेंगे। सो स्टूडेंट्स, मैंने इसका आंसर लिखा है यहाँ पे। सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि 0 सेल्सियस स्केल किसके इक्वल टू होता है। 0 सेल्सियस स्केल जो होता है वो कितने केल्विन होगा, 273 केल्विन होगा 0 सेल्सियस स्केल। अगर ये 0 सेल्सियस में 0 सेल्सियस स्केल है तो केल्विन में ये 273 होगा।
जैसे कि हमारे पास था जो कि क्लोरोफॉर्म का जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट था, अगर हम फिगर से देखें तो वो 60 था। तो जब हम 60 को प्लस कर देंगे 273 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 333 केल्विन का टेम्परेचर आ जाएगा। ये टेम्परेचर रिक्वायर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब 101.3 किलो पास्कल हो। 1 केल्विन पे हम देखेंगे टेम्परेचर कितना जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिक्वायर होगा, जो कि हम फाइंड करेंगे 101.3 को हम डिवाइड कर देंगे 333 केल्विन के साथ, तो हम फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 273 के साथ। एट 273 केल्विन 0 सेल्सियस स्केल टेम्परेचर, तो रिक्वायर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास ये हमने जो है लिखा था 101.3 डिवाइड बाई 333, इसी तरह से हम लिख लेंगे। यहाँ पे 273 हमने क्यों मल्टीप्लाई किया है, अगर हम लोग 273 को प्लस कर देंगे 0 के साथ तो हमारे पास 273 आएगा, इसलिए हम यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब हम 101.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 273 के साथ, उसके बाद हम इसे डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू के साथ, तो हमारे पास 83.05 किलो पास्कल आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमें इसका कंप्लीट आंसर लिखना है टू बॉयल क्लोरोफॉर्म एट 0 सेल्सियस स्केल। अगर आप लोग 0 सेल्सियस स्केल पे क्लोरोफॉर्म को बॉयल करना चाहते हैं तो आपको एक्सटर्नल प्रेशर जो कि चाहिए वो 83.05 किलो पास्कल होना चाहिए। पार्ट नंबर एफ इज़ प्रिडिक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोरोफॉर्म एट 600 mmHg। 600 mmHg पे बताएं क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे कि 760 mmHg पे अगर हम बॉइलिंग पॉइंट क्लोरोफॉर्म का बताएं, जो कि हमारे पास फिगर में दिया गया है, दैट इज़ 60 सेल्सियस स्केल। अगर हम 1 mmHg पे इसको फाइंड करना चाहें क्लोरोफॉर्म को, तो हम 60 को डिवाइड कर देंगे 760 के साथ। तो अब हमें चूँकि 600 mmHg पे चेकआउट करना है, तो हम लिखेंगे 600 mmHg पे बॉइलिंग पॉइंट जो होगा क्लोरोफॉर्म का वो 60 डिवाइड बाई 760 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 600 के साथ, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 47.37 सेल्सियस स्केल। हम इसका कंप्लीट आंसर लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोरोफॉर्म एट 600 mmHg इज़ 47.37 सेल्सियस स्केल। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 इज़ व्हाई डज एवापोरेशन लोअर द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड। कि जब एवापोरेशन होती है तो उससे जो लिक्विड का टेम्परेचर लो क्यों हो जाता है। द आंसर इज अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, मॉलिक्यूल्स विच हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी देन एवरेज कैन ब्रेक अवे फ्रॉम द surface. The molecules with the highest kinetic energy escape first. Remaining molecules in the liquid have a lower average kinetic energy, hence temperature of liquid falls down. इसका जो आंसर है वो ये है कि ये जो प्रोसेस हो रहा होता है एवोपरेशन का, ये बेसिकली काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पे जो है वो काम कर रहा होता है। क्योंकि जब एवोपरेशन होती है तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ग्रेट होती है, ज़्यादा होती है, वो पहले जो है वो स्केप हो जाते हैं, एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाते हैं, और जो बाकी रह जाते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो लो होती है, इसलिए वो वहीं पे सेटल डाउन रहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो एवोपरेशन है वो एक कूलिंग प्रोसेस है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 इज़, यहाँ पे नंबरिंग थोड़ी सी मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 12 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पे द एयर इन अ परफेक्टली इलास्टिक बैलून ऑक्युपाइज 885 सेंटीमीटर क्यूब ड्यूरिंग द फॉल व्हेन द टेम्परेचर इज़ 20 सेल्सियस स्केल। कि जब टेम्परेचर 20 सेल्सियस स्केल है तो जो बैलून के अंदर एयर है वो 885 सेंटीमीटर क्यूब है। इसके बाद विंटर में क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है वो पार्टिकुलर डे का 10 सेल्सियस स्केल है। बैलून जो है वो कितना ऑक्युपाइज करता है गैस 794.39 सेंटीमीटर क्यूब। इफ़ द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो आपने बताना है कि क्या ये वॉल्यूम जो हैं, ये दोनों वॉल्यूम्स दिए गए हैं, ये दोनों चार्ल्स लॉ को ओबे करते हैं। चार्ल्स लॉ हमें ये कहता है V डिवाइडेड बाई T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। According to Charles law, ratio of volume to absolute temperature is constant for any set of conditions. तो चार्ल्स लॉ यही कहता है कि V by T is equal to constant. हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है कि जितने भी हमें टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में दिए गए हैं उसको हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है, और केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए जो भी हमें टेम्परेचर दिए गए होते हैं उसके अंदर हम प्लस कर देते हैं 273, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो केल्विन में आता है। एक दफ़ा दोबारा से हम क्वेश्चन में देख लेते हैं कि हमें टेम्परेचर जो है वो दो दिए गए हैं, एक 20 सेल्सियस स्केल और दूसरा जो टेम्परेचर है वो हमें दिया गया है -10 सेल्सियस स्केल। इसके अलावा एक जो हमें गैस का जो वॉल्यूम दिया गया
85 सेंटीमीटर क्यूब और दूसरा 794.39 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम चार्ट में सबसे पहले वैल्यूज़ को पुट आउट करते हैं। सो मैंने चार्ट में इस तरह से पुट आउट किया कि टेम्परेचर हमें पहला दिया गया 20 सेल्सियस स्केल और दूसरा -10 सेल्सियस स्केल, वॉल्यूम दिया गया 885 और 794.39, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है केल्विन में। हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास टेम्परेचर जैसे कि 20 है उसको हमने प्लस कर देना है 273 के साथ, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से -10 सेल्सियस स्केल को जब हमने प्लस किया 273 के साथ, तो माइनस प्लस अगर हम करें तो माइनस हो जाता है, तो इसका आंसर 263 आ जाएगा। अब वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर किस तरह से हम निकालेंगे, इसको करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो वॉल्यूम दिया गया है 885, उसको हम डिवाइड कर देंगे टेम्परेचर के साथ जो कि आया है 293। हमने सेल्सियस वाला नहीं लेना, हमने केल्विन वाला लेना है जो कि 293 आया। उसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3.02 आ जाएगा। अगर हम इसका V/T फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, इसी तरह से वॉल्यूम जो है इसका 794.39, इसको हम डिवाइड कर देंगे इसके टेम्परेचर के साथ जो कि अभी आया है 263, तो हमारे पास 3.02 आ गया। सो आप देख सकते हैं दोनों वैल्यूज़ कांस्टेंट है, एक जैसी हैं, तो इसका मतलब है इन्होंने चार्ल्स लॉ को फॉलो किया है। सो यहाँ पे कंप्लीट आंसर है, द रेशियो इज़ फेयरली कांस्टेंट, thus वॉल्यूम ऑफ द गैस वेरीज डायरेक्टली विद द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज स्टेटेड बाय द चार्ल्स लॉ। सो दीज बोथ वैल्यूज़ फॉलो द चार्ल्स लॉ। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी क्वेश्चन रह चुके हैं वो हम करेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।